नमस्ते। आज के इस हाई यील्ड और कॉम्प्रिहेंसिव एक्सप्लेनर में प्राचीन भारतीय सभ्यता में हुए कुछ बेहद बड़े और ऐतिहासिक बदलावों को डिकोड किया जाएगा। चलिए एक ऐसी शानदार यात्रा पर चलते हैं जहां हम मानव इतिहास की उस नींव को समझेंगे जो कच्चे पत्थरों से शुरू होकर एक बेहद जटिल और सुव्यवस्थित समाज में बदल गई। तो इस चर्चा का रोड मैप कुछ ऐसा है। प्रागैतिहासिक पाषाण युग से शुरू करके कांस्य युग के शहरी चमत्कार, लौह युग के सामाजिक बदलाव, प्राचीन व्यापार, दैनिक जीवन का विकास और अंत में आत्माओं से लेकर मंदिरों तक का सफर। कुल मिलाकर प्रकृति के खिलाफ इंसान की शुरुआती संघर्ष से लेकर स्तरीकृत समाजों के उदय तक की पूरी कहानी। ये एक्सप्लेनर किसी भी इतिहास के विद्यार्थी के लिए एक बेहतरीन रिवीजन साबित होगा। शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, यानी प्रागैतिहासिक पाषाण युग। हमारी कहानी भारतीय उपमहाद्वीप के उन पहले शिकारियों और भोजन इकट्ठा करने वालों से शुरू होती है जिन्हें हर पल पर्यावरण के हिसाब से खुद को ढालना पड़ता था। ये वो समय था जब ना तो कोई भाषा लिखी गई थी और ना ही कोई तकनीक थी। इंसान पूरी तरह से बस प्रकृति के भरोसे था। अब इस टाइमलाइन का कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। जैसे जैसे पर्यावरण बदला, इंसानों ने खुद को ढाला और तकनीक में बड़ी छलांग लगाई। जब पूरा पाषाण काल का हिमयुग खत्म हुआ और मौसम गर्म होने लगा तो चुनौतियां बिल्कुल बदल गई। मजे की बात यह है कि पुरातत्वविद यानी आर्कियोलॉजिस्ट्स आज भी जब खाइयों की खुदाई करते हैं तो मिट्टी की परतों और उनमें दबे औजारों के बदलावों को देखकर ही मानव बस्तियों के विकास का पूरा पैटर्न समझ जाते हैं। इसी बदलाव के बीच माइक्रोलिथ्स सामने आए। हुआ क्या कि मौसम गर्म होने से घास के बड़े बड़े मैदान बने जहां तेज भागने वाले जानवरों की संख्या बढ़ गई। तो भारी पत्थरों का काम खत्म। अब ऐसे शिकार के लिए छोटे, हल्के और नुकीले हथियारों का आविष्कार जरूरी हो गया था। फील्ड में काम करते वक्त इन औजारों को पहचानने का एक सिंपल 3 स्टेप तरीका है। पहला, साइज 5 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए। दूसरा, किनारे ज्यामितीय और नुकीले हों। और तीसरा, मिट्टी की उस परत का गहराई से विश्लेषण किया जाए जहां ये मिले हैं। यह देखना काफी दिलचस्प है कि भूगोल ने मानव बस्तियों की जगह कैसे तय की। शुरू में लोग भीमबेटका जैसी प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे ताकि खराब मौसम और जंगली जानवरों से बच सकें। लेकिन धीरे धीरे ये प्राचीन आबादी पथरीले प्राकृतिक आश्रयों से बाहर निकलकर अत्यधिक उपजाऊ और व्यापार के अनुकूल नदी घाटियों में आ बसी। अब आते हैं दूसरे अहम पड़ाव पर, कांस्य युग के शहरी चमत्कार। ये वो युग था जहां मानवता ने सिर्फ प्रकृति पर निर्भर रहना छोड़ दिया और अपने पर्यावरण को पूरी तरह से इंजीनियर करना और नियंत्रित करना शुरू कर दिया। बिल्डिंग मटेरियल में हुए इस शानदार इवोल्यूशन पर गौर कीजिए। साधारण प्राकृतिक गुफाओं से निकलकर कच्ची ईंटें और फिर सीधा पक्की ईंटें और कमाल की वाटरप्रूफिंग। सिंधु घाटी में मोहनजोदड़ो का द ग्रेट बाथ इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। इसे पक्की ईंटों और बिटुमिन से वाटरप्रूफ किया गया था, जो उस समय के इंजीनियरिंग स्किल का एक सच्चा मास्टरपीस है। और जब शहर बने तो शक्ति का विभाजन भी बहुत स्पष्ट हो गया। इसे प्राचीन काल का वीआईपी और जनरल एक्सेस समझिए। शासक वर्ग के लिए एक ऊंचा और किलेबंद नगर दुर्ग यानी सिटाडेल होता था, जबकि आम जनता निचले शहर में रहती थी। इसका सीधा मतलब है कि किसी भी फॉर्मल आर्मी के बनने से बहुत पहले ही सत्ता और हैसियत ने शुरुआती बस्तियों को विभाजित कर दिया था। तीसरा हिस्सा है प्राचीन व्यापार और सत्ता। कांस्य युग के लोग सिर्फ अपनी चारदीवारी में सिमटे नहीं रहे, बल्कि उन्होंने एक बेहद कॉम्प्लेक्स ग्लोबल कॉमर्स यानी व्यापार खड़ा किया, जिसने उनकी ताकत को कई गुना बढ़ा दिया। उस वक्त की अर्थव्यवस्था सिर्फ खेती तक सीमित नहीं थी। समुद्री व्यापार के जरिए भारत सीधे मेसोपोटामिया से जुड़ा हुआ था। लैपिस लाजुली, सोना और बुने हुए सूती कपड़ों का जमकर आदान प्रदान होता था। वजन और मोहरें पूरी तरह से स्टैंडर्डाइज्ड थीं, जो चीजों को असली साबित करती थीं। मेसोपोटामिया में सिंधु घाटी की मोहरों का मिलना ये साबित करता है कि क्रॉस कल्चरल समुद्री नेटवर्क कितने मजबूत थे। और जाहिर है, इन विदेशी लग्जरी सामानों ने स्थानीय एलीट वर्ग की हैसियत और भी बढ़ा दी। चलिए अब बढ़ते हैं चौथे विषय की तरफ, लौह युग के सामाजिक बदलाव। लोहे के औजारों की एंट्री ने उपमहाद्वीप का बुनियादी सामाजिक ताना-बाना पूरी तरह से बदल कर रख दिया। वैदिक काल के उत्तरार्ध में लोहे को श्याम अयस या कृष्ण अयस कहा जाने लगा था। दक्षिण भारत में मिलने वाले मेगालिथ्स यानी विशाल पत्थर के स्मारक इस बदलाव का बड़ा सबूत हैं। ये कब्रें और उनके अंदर मिलने वाले सामान आबादी के बीच बढ़ती संपत्ति और रुतबे के अंतर को साफ दिखाते हैं।
उदाहरण के लिए कर्नाटक के ब्रह्मगिरी में एक कंकाल के साथ पूरे 33 सोने के मोती पाए गए, जबकि कुछ दूसरी कब्रों में सिर्फ साधारण मिट्टी के बर्तन मिले। ये इस बात का पक्का प्रमाण है कि समाज में अमीर और गरीब का भेद बिल्कुल स्पष्ट हो चुका था। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प क्षेत्रीय अंतर भी देखा जा सकता है। उत्तर भारत में जहाँ जन्म और पेशे पर आधारित एक बहुत ही कठोर 4 स्तरीय वर्ण व्यवस्था विकसित हो गई थी, वहीं दक्षिण भारत में पदानुक्रम थोड़ा अलग था। वहाँ ब्राह्मणों का तो अद्वितीय प्रभुत्व था, लेकिन क्षत्रियों को उतना महत्व नहीं दिया गया। इससे ये स्पष्ट होता है कि प्राचीन पदानुक्रम भूगोल और स्थानीय संस्कृति के आधार पर बहुत अलग तरीके से विकसित हुआ। 5वां विषय है दैनिक जीवन का विकास। राजाओं और व्यापारियों के अलावा आम लोगों की रोजमर्रा की दिनचर्या और घरेलू भूमिकाएं इन ऐतिहासिक युगों द्वारा पूरी तरह से पलट दी गई थीं। ये पॉइंट एग्जाम की तैयारी के नजरिए से काफी महत्वपूर्ण है। प्रारंभिक वैदिक काल में महिलाएं सभा और विधाता जैसी असेंबली में जाती थीं और बहुत एक्टिव भूमिका निभाती थीं। लेकिन जैसे जैसे समाज कठोर रूप से कृषि प्रधान हुआ, उनकी सामाजिक स्थिति में भारी गिरावट आ गई। उनका दायरा सिमट गया और उन्हें मुख्य रूप से बुनाई जैसे घरेलू कार्यों तक ही सीमित कर दिया गया। अब जरा इस बात पर गौर करें। सिंधु घाटी की जल निकासी प्रणाली किसी भी आधुनिक स्वच्छ भारत सार्वजनिक स्वच्छता अभियान जितनी ही उन्नत थी। ढकी हुई नालियां, एक समान व्यवस्था, मतलब प्राचीन काल की सार्वजनिक स्वच्छता प्रणालियां इतनी प्रोग्रेसिव थी कि वो आज के समय में भी एक प्रेरणा की तरह लगती हैं। अब आते हैं छठे और आखिरी अहम हिस्से पर, आत्माओं से मंदिरों तक। इन सारी तकनीकी प्रगतियों को समझने के साथ साथ उस गहरे आध्यात्मिक विकास को समझना भी जरूरी है जो इसके समानांतर चल रहा था। आध्यात्मिक विकास का ये सफर बहुत ही लॉजिकल तरीके से आगे बढ़ा। मानवता ने शुरुआत की सिंधु घाटी में मातृदेवी और पशु पूजा से। फिर प्रारंभिक वैदिक काल में इंसानों ने प्रकृति की शक्तियों को देवता मान लिया, जैसे अग्नि और इंद्र। इसके बाद उत्तर वैदिक काल में प्रजापति के लिए बहुत ही जटिल यज्ञ होने लगे और अंत में हम दक्षिण भारत में पत्थरों से बने बड़े और संस्थागत मंदिरों का उदय देखते हैं। और अंत में एक ऐसा विचार जो सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। जरा सोचिए, सिंधु घाटी जैसी एक सभ्यता जिसके पास न तो कोई विशाल मंदिर था और न ही किसी संगठित स्थायी सेना का कोई सबूत मिला, फिर भी उसने हजारों किलोमीटर में फैले इस उपमहाद्वीप में एक समान मोहरें, एक समान वजन और बेहतरीन व्यवस्था कैसे बनाए रखी। प्राचीन सत्ता का ये रहस्य आज भी इतिहास की एक ऐसी पहेली है जो हमेशा कुछ नया जानने और खोजने के लिए आमंत्रित करती है।